अभी हमारा ये गोल है पाकिस्तान में इंशाल्लाह गोट फार्मिंग को इस तरीके पे लेके जाया जा सके कि कोई बंदा पैंट कोट पहन के भी कहे कि मैंने बकरी पाली है। ये असल बात है। ये लोग इसे समझते हैं बड़ा लो लेवल पे काम है। आप इस पे लाखों भी कमा सकते हैं, आप इससे करोड़ों भी कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, मेरा मशवरा यही है, आप सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान हमारे भाइयों की एक बड़ी ख़ास बात है। सबसे पहले जानवर लाते हैं, बारिश आती है तो परेशान होते हैं, चारा ख़त्म होता है तो परेशान होते हैं, जानवर ला के बांध देते हैं, फिर देखते हैं यार हम इसके साथ करें क्या। अगर आप बकरियां पाल रहे हैं, पालना चाहते हैं या शौकीन हैं, तो ये 4 चीज़ें आपके लिए इंतहाई मुफीद हैं। सबसे पहले नंबर पे बकरी पालना सुन्नत रसूल है और ये अंबिया का शेवा है। दूसरे नंबर पे बकरी डेयरी के जानवरों में से सबसे आसान और कम खर्चे वाला जानवर है, जिससे आप इजीली दूध ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये ऐसा जानवर है जिसको आप घर की छत पे, बालकोनी पे, एक केज में या घर के अंदर ही किसी जगह पे एडजस्ट करके इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। आप इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सेल, परचेज और बिजनेस के हवाले से। गोट फार्मिंग और डिजिटल गोट फार्मिंग के ऊपर है, रवायती फार्मिंग बिल्कुल नहीं। और आज की वीडियो अहम इस हवाले से भी है कि जिस फार्म पे मैं खड़ा आपको नजर आ रहा हूँ, ये सतह ज़मीन पे नहीं बल्कि लाहौर की बड़ी महंगी स्ट्रीट की 3rd फ्लोर के ऊपर ऐसा जन्नत नज़ीर फार्म बकरियों के लिए बना दिया गया है। तो जानते हैं मेरे साथ जो अरसलान भाई मौजूद हैं, इनकी मोटिवेशन कैसी है, ये शौक़ और जुनून और शगफ़ की हद तक शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, कैसे इनमें जनरेट हुआ और कब से ये फार्मिंग कर। सर जी, सबसे पहले मेरे देखने वालों को बताइएगा, गोट फार्मिंग का जो मंजरनामा मुझे नज़र आ रहा है, ये शौक़ है, ये बिजनेस है, या कि एक जुनून है, या कि एक रवायती बड़ों की तरफ से मिला जाने वाला ये तोहफा है? ये जो शौक़ है ना, जो वो तो तकरीबन कह ले कि बड़ों की तरफ से मिलता है। जो जुनून वाला शौक़ होता है फिर ही आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। सही है। अगर थोड़ा बहुत शौक़ हो तो वो तो फिर बंदा काम चला लेता है। तो ये मेरे ख्याल से जो शौक़ है ये जो है ना, वो जेनेटिकली जो ना बिल्ट होता है कि उसको आप आगे रन करें। और फिर इस शौक़ को ऐसी डिजिटल फार्मिंग में कब से कन्वर्ट किया आपने? ये अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल फार्मिंग में मैं 2019 में कन्वर्ट जो ना किया था। उससे पहले रवायती ही कर रहा था मैं भी, जैसे सब लोग जो है वो कर रहे हैं, वो ही कहानी है सर। अब ये भी बता दें कि जब आपने इसको रवायती से इस तरफ मूव किया तो कौन कौन सी तब्दीलियां आपने की इस फार्मिंग में? इस फार्मिंग में सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो इनकी मोर्टेलिटी के ऊपर वर्किंग की। बच्चे माशाल्लाह आते थे, मर जाते थे, किस वजह से मर रहे थे, वो जो इसकी बुनियादी बच्चों की है ना, कि इनके यूरिन में ना अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि डायरेक्ट जो है ना वो लंग्स को हिट करती है। तो छोटे बच्चे होते हैं, हम कमरे में सर्दी से बचाने के लिए या उन्हें माहौल से बचाने के लिए बिल्कुल बंद करके उन्हें एक कमरे में रख दिया। और हम ये नहीं थे देखते कि अमोनिया जो है ना वो कितनी, आपने हाइट से सांस लिया चले गए, छोटा बच्चा बिल्कुल ज़मीन के साथ सांस ले रहा है, वो सांस ले रहा है, वो उसके लंग्स जो है ना डैमेज हो रहे हैं। वो महीने सवा महीने का होता है, थोड़ा सा लोड पड़ता है, वो कहता है यार बच्चा ठीक ठाक था, मर गया। वो जो है ना मैंने इस पे किया। फिर सबसे पहले जो है ना वो शेड बनाया ज़मीन से उठा के, जो है ना वुडन फ्लोर पे आए। फिर ये जो है मॉडल सारा मैंने तुर्की में देखा हुआ था, आगे यूरोप का क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर लगता रहता है, तो ये चीज़ें वहाँ से जो है ना इंटेक की थी। फिर मतलब कि ये तुर्की की तरफ का फार्म आपने बनाया है, जिसकी वजह से आप डिजिटल फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये तो 2 चेंजिंगें होगी, एक तो आपने एनवायरनमेंट इनका चेंज किया, दूसरा इनकी हेल्थ पे, इनकी ग्रोथ पे तवज्जो दी। और वाकई नहीं, ये रवायती फार्मिंग में यही होता है कि बच्चे मर जाते हैं और उनको एक आम सी बात समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसको मेरा फार्मर नहीं समझता कि ये, वो कहते हैं कि ये तो बस आन की आन है, किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। सर, दूसरे नंबर पे बताइएगा इस वक्त कितनी बकरियां मौजूद हैं, बड़ी और छोटी कितनी हैं, और फिर कौन सी ब्रीड की फार्मिंग आप कर रहे हैं? इस वक्त इस शेड पे जो है ना वो 2 ब्रीड हैं, जो एक मक्खी चीनी है,
बीतल है और मिक्स भी है इसमें, ठीक है। मेन जो है ना वो नागरा बीतल जो आप कह लें और मक्खी चीनी है, उसके बाद उसकी 10 बड़ी फीमेल है जिनमें जो है ना वो 5 अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी के नज़दीक है, कुछ माशाल्लाह पार्चुलेट हो भी गई हैं, वो भी बच्चे जो है ना वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो राजनपुरी ब्रीड है वो फैक्ट्री में अभी, वो अभी शिफ्ट नहीं की यहाँ पे। सही है। अच्छा, मेरे देखने वालों को एक बड़ी अहम बात बताइएगा कि आपकी फार्मिंग का टारगेट क्या है, आप फार्मिंग से क्या हासिल कर रहे हैं, टारगेट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, सालाना क्या है, महाना क्या है, क्या आप इनसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? इस वक्त तो जो एक तो जैसे आपने आगे बात की कि जो देहाती जो रवायती फार्मर हैं वो इस चीज़ को नोट ही नहीं करते, जबकि भैंस के अंदर या गाय के अंदर तो आप दूध से जो है ना वो अर्निंग हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसकी दूध से उस हिसाब से अर्निंग नहीं आप हासिल कर सकते। इसकी 90% अर्निंग आपके बच्चे हैं जो वो अल्लाह के पास चले जाते हैं उनकर, वो कहते हैं ये तो अल्लाह, वो हला हमारी गलती होती है, बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान ने भी तो केयर करनी है ना। बीमार हो के पड़ जाए भाई, अल्लाह मार देगा, दवाई ना खाए तो वो नहीं है। वो उस चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल करें तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो फिर बिज़नेस भी हो जाता है। अभी हमारा ये गोल है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो है ना वो गोट फार्मिंग को इस तरीके पे लेके जाया जा सके कि कोई बंदा पैंट कोट पहन के भी कहे कि मैंने बकरियां पाले रखी हैं और बकरी पाले, ये असल बात। अच्छा सर जी, अब मेरे फार्मर्स को ये बताइएगा कि आपकी फार्म की 6 तरह की जो पार्टीशंस हैं, इन 6 पार्टीशंस के मकासद क्या हैं, हर एक पार्ट में कौन कौन सी और किस क्वालिटी की या किस कंडीशन की बकरियां आपने छोड़ी हुई? ये जो पार्टीशन है ना 6 किस्म की, ये सबसे पहले हम जिस पार्टीशन पे खड़े हैं यहाँ पे जो है ना वो जो जिनको 4 माह हो जाते हैं, 15 दिन 20 दिन रह जाते हैं ना, वो इस केज में आ जाती हैं। उनकी यहाँ पे स्पेशल जो है ना वो तवज़ो की जाती है। रेडी टू ब्रीड हो या आफ्टर ब्रीड? हाँ बिल्कुल, 1 महीना पहले 1 महीना बाद में, ठीक है। वो इधर आके इनका स्पेशल वंडा, हर चीज़ इनकी केयर की जाती है। फिर इस पार्टीशन के अंदर भी जो पार्टीशन हैं उसके अंदर जो है ना ये बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है, और ये साथ जो है ना अगर कोई बकरी बीमार है या वो उसकी भी जो जगह बनाई हुई है वो फिर जो है ना इधर रद्दोबदल करते रहते हैं। उसके अलावा आप नंबर 2 पे आ जाएँ तो उधर जो है ना वो हमारी जो फ्रेश क्रास है या क्रास होने वाली हैं या जो कह लें कि हाल ही हैं वो उधर चली जाएंगी। उसके अंदर जो पार्टीशन है वहाँ पे हमने ब्रीडर रखे हुए हैं, जो बकरी हीट पे आती है वो ब्रीडर के पास चली जाती है। वो उधर से 2 के साथ ही जो है उसको मेल के साथ मिला देते हैं। जी, मेल को वो फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस बकरी को कौन से मेल से जो है ना वो ब्रीड करवाना है, वो फिर हमारी क्रॉस हो जाए। उसके बाद हम नंबर 3 पे आ जाएँ। उसके अंदर जी अभी जो नया अल्हम्दुलिल्लाह बर्बरी और टैडी का जो है ना वो भी शौक स्टार्ट किया और कुछ एनिमल वो हैं। नंबर 4 पर आ जाएँ तो ये सारे जो बच्चे जब 2 माह के हो जाते हैं माँ से अलग कर देते हैं, प्रॉपर वो अपनी फीड खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें फिर हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। विवाद यहाँ एक बड़ी अहम बात है, जो पार्टीशन और क्लास वाइज बकरियां रखी हुई हैं, हमारी जो रवायती फार्मिंग है उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि एक जो बकरी पहले से प्रेग्नेंट है या पहले से क्रॉस हो चुकी है, मेल बार बार उसको क्रॉस करता है, मोर्टेलिटी की एक ये भी वजह है कि बच्चे वीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे बच्चे बड़ी बकरियों के साथ टकराते हैं, उनकी वो ग्रोथ उस तरह नहीं होती है, मोर्टेलिटी की वो भी वजह है, वो भी वजह है। और ये डिजिटल फार्मिंग की तीसरी बड़ी अहम बात है, और समझ लें कि ये तीसरा गुर है कि आपने हर कंडीशन की बकरी को अलग क्लास में, अलग केज में रखना है ताकि वो अपना टाइम ऑफ पीरियड अच्छी तरह से गुजार सके। और मेरे कैमरे के साथ वाला जो एक केज है इसमें वो बकरियां हैं कि जो बाकी बकरियों से लड़ाकी हों तो उनको भी उधर से निकाल लिया जाता है। कहीं कोई रेडी टू ब्रीड है उसको टक्कर ना मार दे, या कोई क्रॉस हुई बकरी है उसको टक्कर ना मार दे, या किसी वैसे टक्कर मार के अपने सींग ना तुड़वा ले। तो सर ये आपका एनवायरनमेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन सेकेंडली एक बड़ी अहम बात है कि इस फार्मिंग की कामयाबी का एक दूसरा जुज होता है इनकी खुराक, इनकी न्यूट्रिशन। उस पे आप क्या कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी खुराक डाल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो रवायती चारा जात हैं उनमें हम कहते हैं कि हरा डालना है और बरसीम डालनी है या लूसन डालनी है, बकरी की लूसन और बरसीम के साथ यारी है, ये समझा जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है और आप भी इसी को फोकस कर रहे हैं?
जी, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने हरा चारा बकरी को खिला दिया तो हमारी बकरी अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगी, मर जाएगी। हाँ जी। ये यहाँ पे दुश्मन है बकरी का, ये दुश्मन है बकरी जी का, विवाद है। ये बड़ी अहम बात है अरसलान भाई की कि ये चारा बकरियों का दुश्मन है। अब ये बताइएगा कि इसकी दुश्मनी कैसे सामने आती है और क्या का इफेक्ट पैदा करता है ये हरा चारा। ये हरा चारा एक तो देखे किसान भी काम करता है अपने प्रॉफिट के लिए, उसकी फसल में कोई भी बीमारी आएगी वो उस पर हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो उस पर स्प्रे लाजमी करेगा। और कोई भी ऐसा जो है ना ये जहर नहीं है कि ये फौरी फसल में से ख़त्म हो जाए। किसान ने अपनी फसल बचाने के लिए स्प्रे किया, आपने अगले दिन चारा बड़े मज़े से काट के ला के अपने जानवरों को दे दिया, फिर आप बाद में कहेंगे यार पीपीआर आ गया, बकरियों के नाक से पानी नहीं जा रहा। सब्ज चारा बीमारियों की बड़ी वजह, बकरियां जो है ना वो खांसी कर रही हैं, वो बेसिकली सब्ज़ चारा नहीं वजह, बेसिकली जो उसके अंदर जहर होता है वो इनको नुकसान देता है। उस जहर को ये जो चारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी सब्ज़ चारा ही होता है, लेकिन हम इसको 100% ड्राई कर देते हैं। बाकी जो बता दूं उनको कि ये चारे के माय पैशन ऑर्गेनिक फार्म के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह चारा जो है वो अवेलेबल है। ये फसल को जब आप ड्राई कर देंगे ना, जो ये जहर होता है ना इसका असर पानी तक होता है। जब आप इसे प्रॉपर धूप में सनलाइट में ड्राई कर देंगे वो सारे बखरात उतर जाएंगे, आपकी फसल आपको मिल जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्रूट को जब ड्राई किया जाए तो वो ड्राई फ्रूट ही रहता है, लेकिन ड्राई हो जाता है, क्वालिटी उसकी पहले से बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट महंगा भी हो जाता है, जी इसी तरह वो महंगा हो जाता है। तो ये हमारी बकरी है, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ड्राई फ्रूट पे है, ये ड्राई फ्रूट खाने वाली बकरियां हैं, क्या बात है। और सिर्फ इसमें जो चारा ही ड्राई कर डालते हैं इनको, या कि इनकी न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए मजीद चीजें भी ऐड करते हैं? वंडा उसके अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह बनाया उसमें तकरीबन 14-15 इंग्रेडिएंट्स है, मिक्स करके सारा वो जो है ना वो वंडा बनाया है, वंडा चलता है। और है बस ये दो चीज़ें हैं। सही है, माशाल्लाह। अच्छा सर जी, अब बताइएगा कि इनको बीमारियां कौन सी आती हैं और बीमारियों से बचाने के लिए आप कौन कौन सी वैक्सीनेशन करते हैं और किन किन माह में इन पर बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है? ये जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी तब इन पे जो है ना प्लूरोनमोनिया, पीपीआर ये चीज़ अटैक करेगी। उसके बाद जब अपना गर्मी स्टार्ट होने लगेगी तब भी जो है ना वो ईटीवी इस तरह की बीमारियाँ जो है ना इनको अटैक करती रहती हैं। वो हमने एक स्केजुअल बनाया हुआ सारा। ईटीवी की वैक्सीन सबसे लाजमी है, पीपीआर की है, एफएमडी फुट एंड माउथ की जो आपको पता है बड़े जानवरों में भी है। तो ये जो है ना तकरीबन फूल जाता है, वो गलगुटू को होता है। नहीं वो ये जबड़ों पे वो छाले बन जाते हैं। छाले वो भी उसी में होता है, बिल्कुल। अब पाँव भी गल जाते हैं और मुंह भी जो है ना वो सारा छालों से भर जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ना हर माह जो अपना स्केजुअल बनाया हुआ है, इनको वैक्सीन जो है ना वो चाहे वो अपना प्रेग्नेंट है उस हिसाब से उनको भी वैक्सीन कर देते हैं। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है कि आपने खुश्क लूसन खिला दिया तो बकरी प्रेगनेंसी लूज़ कर देगी, आपने वैक्सीन लगा दी। हर वैक्सीन का तरीक़ाकार होता है, आप उसे अप्लाई करें। बल्कि जब आप प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीन लगाते हैं बच्चों के अंदर भी असर जाता है, उनकी भी इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब कि आपको एक स्मॉल डॉक्टर भी ये बकरियां बना देती हैं और छोटा मेडिकल स्टोर भी आपका अपना ही होता है। अपना ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हर चीज़ जो है ना, ये लोग कहते हैं कि नए फार्मर हम फार्मिंग कहाँ से सीखे। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक दो बकरी ले आए, ये खुद बहुत बड़ा उस्ताद आपको खुद सिखा देगा ये। अच्छा सर, यही बात मैं करने लगा हूँ कि मेरा पाकिस्तानी किसान या कोई भाई कहता है कि मैं घर पे बकरियां रखूं जिनसे अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक घर का कुछ थोड़ा बहुत दूध हो, 1-2 किलो 3 किलो तक मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूं। तो उसके लिए हर बंदा कहता है कि मुझे बताएं मैं कौन सी नस्ल, कौन सी ब्रीड लूँ जिससे मैं 2-3 किलो दूध तक अपने घर की जो जरूरत उसको पूरा कर सकूं, और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मेरे देखने वालों को मशवरा दे दीजिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इस पे जो है ना वो प्रॉपर प्रोग्राम भी बने हुए हैं, वो MPO फार्म के चैनल पे अवेलेबल भी हैं। उसके अलावा जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा ना वो अपने इलाके की लोकल मंडी पे पहले जाए, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। वो अब ये 1.5 लाख वाली बकरी ला के क्या करेगा? ला के चाहे जो भी है जितना मर्जी आप केयर कर लें, आपको एक चीज़ का पता ही नहीं, आप उसे ला के क्या करेंगे। वो आगे पीछे थोड़ा सा बड़ा हसास जानवर है, बेज़ुबान जानवर है, उसे नहीं पता चलता, वो अपनी बीमारी के एंड स्टेज पे चला जाता है, तो वो उसके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मेरा मशवरा यही है, आप सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान हमारे भाइयों की एक बड़ी ख़ास बात है। सबसे पहले जानवर लाते हैं, बारिश आती है तो परेशान होते हैं, चारा ख़त्म होता है तो परेशान होते हैं, जानवर ला के बांध देते हैं, फिर देखते हैं यार हम इसके साथ करें क्या, डालें क्या, वो उतने में जानवर का काम हो जाए। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें पूरी करें इनकी,
ठीक है, उसके बाद जानवर लेके आए, इंशाल्लाह लॉस में नहीं जाएंगे। और पहले जानवर 2-3 जानवर चाहे उन्हें दूध कम भी दें, वो अपनी लोकल मंडी से लेके आएँ, सस्ता जानवर लेके आएँ, उस पर तजर्बा करें, उसके बाद फिर अल्लाह ने जितनी हैसियत दी है वो अपने हिसाब से जानवर। सर सलान साहब, लास्ट में मेरे देखने वालों को इस शेड की एक तो लंबाई चौड़ाई से आगाह कीजिएगा, और दूसरा जो आपने एनवायरनमेंट इनको दिया है इस पे डिटेल से गुफ्तगू कर लीजिएगा। अच्छा, ये शेड जो है ना वो 35 बाई 60 का है, तकरीबन 2200 कुछ स्क्वायर फीट बनते हैं, और तकरीबन 8.5-9 मरले के करीब जो है ना वो जगह बनती है ये सारी, ठीक है। उसके अलावा ये एक शेड ऊपर है, एक पूरा स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाया हुआ हमने, ठीक है। वो इसका जो पूरा वेस्ट फ्लोर है उसको कंट्रोल करता है। इसकी कास्ट भी इसीलिए डबल है कि ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पहले हमारा नीचे फ्लोरिंग का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये सारा गंद जाना है, वो जाके ड्रेन होना, उसके बाद दोबारा फिर ये फ्लोर है, और नीचे वाले का जो फ्लोर है ना वो भी प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बना है पहले, फिर ये सारा मार्केट टाइप ऊपर स्ट्रक्चर बना के तो ये सारा शेड बनाया हुआ है। सही है। और ये कितनी बकरियों का फार्म है, इस पे कितनी स्पेस है, कितनी बकरियों के लिए, और फिर इसका अखराजात कितने आए थे, कितनी मालियत में ये फार्म तैयार हुआ था, और अब अगर कोई करना चाहे तो कितनी मालियत में ये तैयार होगा इस लंबाई चौड़ाई का? ये जो है ना देखे, इतने ये स्क्वायर फीट तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट बनता है हमारा, ये 4700 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा आ गया, क्योंकि लोहे का रेट हर चीज़ आपको पता है कि वो लेबर बहुत ज़्यादा हाई चली गई हुई है। और उसके अलावा ये हमने 100 जानवर को जो है ना वो मैनेज करने के लिए ये बनाया हुआ सारा। और इसमें मज़े की बात है कि आप 100 जानवर रख के ड्राई मैटर के ऊपर सिर्फ 2 बंदों से भी काम कर सकते हैं, नहीं तो 100 जानवर रख के आप अपनी मैन पावर जो है ना उसे नहीं आपसे कंट्रोल होती। अच्छा सर, इसके साथ ही कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया दूध के लिए कौन सी ब्रीड हो, और आप ये बताइए बिजनेस के वाले से बहुत से लोग कारोबार के तौर पे इस फार्मिंग को करना चाहेंगे, तो बिजनेस के लिए कौन सी ब्रीड पे फोकस करना चाहिए और किस कंडीशन की बकरियां खरीदनी चाहिए? जी, बिज़नेस के लिए ना इसके भी 2 मॉडल हैं, एक इसका गोश्त के लिए है, एक इसका दूध के लिए। गोश्त के लिए जो है ना वो सबसे बेहतरीन ब्रीड जो है ना वो मक्खी चीनी है, ठीक है। और जो हमारी ये बीतल अमृतसरी है, जो लाल डब्बा हो गया, नागरा हो गया, ये दूध भी देती है, ये गोश्त भी देती है, लेकिन इसे कहते तो ड्यूल पर्पज़ है, लेकिन या इनसे भी हम एक टाइम पे एक ही ले सकते हैं, या इनसे दूध ले सकते हैं या इनसे गोश्त ले सकते हैं। तो ब्रीडिंग जो है ना वो एक तो हर बंदा जो काम शुरू करेगा वो पहले अपना ये सिलेक्ट करे कि उसने आया मिल्क पे काम करना है या गोश्त पे काम करना है। उसके बाद जो है ना वो गोश्त वाली जो है ना वो एक है हमारी ब्रीड, ये मक्खी चीनी आ गई। उसके बाद एक जो है ना वो सिंध की बड़ी मशहूर है कमोरी, इस तरह की ब्रीड है, हाँ वो भी ज़बरदस्त है। और दूध के लिए जो करना है तो वो हमारी बीतल अमृतसरी बड़ी बेहतरीन ब्रीड है, बल्कि इंटरनेशनल पे तो आपको पता है उधर 2 सैनन और बोरगोड, ये 2 चीज़ें हैं, एक मिल्क के लिए है, एक जो है ना गोश्त के लिए। अच्छा, बिजनेस विजिबिलिटी के वाले से अगर बात करें तो एक बंदा अगर बिजनेस के तौर पे इस फार्मिंग को करना चाहे तो क्या रिकमेंड करते हैं, कितनी बकरियों से वो काम स्टार्ट करेगा, और 1 साल में अगर वो आपके पार्टनर से, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस फार्मिंग में, आपका एक वक्त गुजरा है, तो बहुत से लोग इस पे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के तौर पे करना चाहते होंगे, तो क्या एक बंदा 1 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है जो मेरे देखने वालों को समझ भी आ सके? इसका जो है ना वो सबसे पहले तो ये है कि आपकी ब्रीड के ऊपर सिलेक्शन होगी, फिर आप इससे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही लोग इसे समझते हैं बड़ा लो लेवल पे काम है, आप इस पे लाखों भी कमा सकते हैं, आप इससे करोड़ों भी कमा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, आप जिस भाई ने भी काम स्टार्ट करना ना वो पहले 5 फीमेल लेके आए, प्रेग्नेंट लेके आए, पट्ठे ना लेके आए। उन पे अक्सर मार्केट मंडी में तकरीबन 70% जो है ना वो इफेक्टेड जानवर ही आता है, वो आप उस पर तैयारी करते हैं 2 महीने 3 महीने, वो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 5 फीमेल प्रेग्नेंट लेके आएँ जो 1 महीने में तैयार हो, डिलीवरी के नज़दीक हो, उससे तजर्बा करके उसके बाद बिजनेस फिजिबिलिटी उसकी 25 जानवरों से ही स्टार्ट होगी। 25 फीमेल लेके आए, 14 माह में हमारा टारगेट होता है कि हम इनसे 2 दफ़ा ब्रीड ले लें, ठीक है। अब एक ब्रीड जब बच्चे आए हैं उन्हें तैयार होने में 15 माह लगते हैं। अब 25 जानवर जब आपको पहली ब्रीड में 25 फीमेल आपको जब डिलीवर करेंगी तो वो कम से कम जो है ना वो 50 बच्चे तो होंगे, बीच में कोई 3 भी देगी, कोई 2 भी देगी, कोई 1 भी देगी। आप मोर्टेलिटी पकड़ के सारा आप कर ले कि आप 35 जानवर आप तैयार करते हैं, ठीक है। 15 माह के बाद आपके अच्छी ब्रीड रखी हुई है ना तो वो कम से कम आपके 22 से 25 लाख के जानवर तैयार हो जाएंगे 15 माह में। और
पहला 15 माह का है, उसके बाद फिर 15 माह जब आपके पहले गुजर जाएंगे फिर आपकी ब्रीड जो है ना वो साथ वो एक सर्कल आपका चलता रहेगा। सर्कल चलता अच्छा, यही सवाल मैं अरसलान साहब से करता हूँ कि आपने इस फार्मिंग से अब तक क्या अर्न किया है, क्या कमाया है, क्या खोया है और क्या पाया है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही है, तो आज यहाँ तक पहुँचे। वो ये है कि हम सेल नहीं करते, अपनी कुर्बानी पे ही हमारे जो जितने जानवर अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं वो अपनी कुर्बानी पे ही सारे ना 20-25 ऐड हो जाते हैं सारे। मतलब कि 20-25 बकरे आप अपनी कुर्बानी के लिए अपने ही फार्म से निकाल लेते हैं? जी बिल्कुल। मालियत अगर लगाएं तो उनकी क्या होगी सालाना? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रीड है इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल, अगर मार्केट से आप लेके जाएं वो कम से कम 1.25 लाख के आगे पीछे जानवर होगा। माशाल्लाह, मतलब कि ये आप एक तरह का रेवेन्यू है जो वो कुर्बानी करके अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े छुपे रास्तों में जनाब आपने तो बड़ी ज़बरदस्त तिजारत कर ली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह के लिए। जी अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों को गोट फार्मिंग के हवाले से बड़ी अच्छी तरह और बड़ी उम्दा और नफीस मालूमात से आगाह किया। जी विवाद, इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त। जी अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, तो अपनी रिसर्च करके अपना पूरा होमवर्क करके फिर परचेजिंग कीजिएगा। पूरा इन्वायरमेंट देने के बाद आप इस फार्मिंग में आइएगा, तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में भी बरकतों का नज़ूल फरमाए और अरसलान साहब की बकरियों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।